आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन दो तस्वीरों से करना चाहते हैं, जिनमें एक तस्वीर शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की है, जिसमें 15 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। और दूसरी तस्वीर 27 साल के अल्पसंख्यक हिंदू दीपू चंद्र दास की है, जिनकी हत्या पर दुनिया के बड़े बड़े देश और मानवाधिकारों पर लेक्चर देने वाली संस्थाएं खामोश हैं। सबको सांप सूंघ गया है। उन्हें दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग बिल्कुल विचलित नहीं करती। आज हमें इस घटना का एक नया सीसीटीवी वीडियो भी मिला है, लेकिन पहले इन दो तस्वीरों को देखकर समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये जो नया वीडियो मिला है, ये हम आपको पहले दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें, इन तस्वीरों को जरा आराम से देखिए और अपने अंदर इस गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए कि आज इतने सारे लोगों का, लाखों लोगों का गुस्सा निकला, वो सड़कों पर निकले उस्मान हादी की मौत को लेकर। लेकिन जब एक हिंदू मारा जाता है तो वहां पर उसके आसपास के कुछ लोग बस पहुंच पाते हैं। आज कहा गए हिंदू लाइव्स मैटर वाले जो अन्य लोगों की बात करते हैं, आज इस तरह की कोई मुहिम की शुरुआत क्यों नहीं की गई? अब आइए आपको दिखाते हैं नया वीडियो, जिसमें साफ दिख रहा है कि कट्टरपंथियों की हिंसक भीड़ ने उस फैक्ट्री पर हमला किया था जिसमें दीपू चंद्र दास काम करते थे। ये सीसीटीवी फुटेज है। अब हमारे पास दो एंगल से इसका वीडियो है। लगभग 1,500 से 2,000 लोग दीपू चंद्र दास को फैक्ट्री से खदेड़ते हुए बाहर, ये जो आपने सर्कल देखा है ना, वहीं पर दीपू चंद्र दास है, और कैसे खदेड़ते हुए ये भीड़ उसे वापस उन्हें बाहर ले जा रही है। इसके बाद पीट पीट कर हत्या करने के बाद उनके शव को पूरे इलाके में घसीटकर एक जुलूस भी निकाला गया था। अब सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और यह भी सोचिए कि इस भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने दीपू चंद्र दास को बचाने की कोशिश की। बांग्लादेश की पुलिस ने कहा है कि उसे अब तक एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि दीपू चंद्र दास ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया है। ये बांग्लादेश की पुलिस कह रही है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाला कोई भी सबूत उन्हें अभी तक दीपू चंद्र दास, जिनका आप वीडियो करीब से भी देख रहे हैं, नहीं मिला है। लेकिन इसके बावजूद कट्टरपंथियों की भीड़ ने दीपू चंद्र दास को वो मौत दी जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। सबसे बड़ा मजाक तो यह है कि हजारों लोगों ने दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की, लेकिन बांग्लादेश की पुलिस अब तक सिर्फ 10 आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई। उसका कहना है कि वो बाकी आरोपियों की पहचान नहीं कर पा रही है। साल 1972 से 2024 के बीच बांग्लादेश में 17 बड़े दंगे हुए जिनका हिंदुओं से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इन दंगों में हिंदुओं को बार बार निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ। इसी नरसंहार का नतीजा है कि भारत के विभाजन के बाद जिस पूर्वी पाकिस्तान में 76% मुसलमान और 23% हिंदू रहते थे, आज उस बांग्लादेश में मुसलमान 76% से बढ़कर 91% हो गए हैं और हिंदू 23% से घटकर 8% रह गए। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में रहने वाले ज्यादातर हिंदू दलित और पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन इन हिंदुओं का दर्द समझने वाला आज कोई नहीं है। आज बात सिर्फ दीपू चंद्र दास की नहीं है, बल्कि आज बात उन 200 हिंदू परिवारों की भी करनी होगी जिन्हें कट्टरपंथियों की भीड़ ने पिछले साल 5 अगस्त को निशाना बनाया था। उस वक्त बांग्लादेश के लोग शेख हसीना की सरकार का विरोध कर रहे थे और इस विरोध से भी हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं। उन्हें गुस्सा था शेख हसीना के खिलाफ और शेख हसीना की सरकार के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद तब भी कई मंदिरों और हिंदू मोहल्लों को निशाना बनाया गया। मतलब जब जब वहां दंगे छिड़ते हैं, जब जब उनकी आपसी लड़ाई होती है, राजनीतिक लड़ाई होती है, वो निशाना हिंदुओं को ही बनाते हैं। पिछले 3 दशकों में अमल चंद्र दास, हरिपद दत्ता, निखिल चंद्र सरकार, रमेश चंद्र बिस्वास, शशांक दास, विजय चंद्र सरकार, नरेश चंद्र पाल, तपन चंद्र शाह, राधेश्याम घोष, मदन चंद्र बर्मन, शिव प्रसाद दास, नित्य गोपाल शाह, रंजीत चंद्र पाल, भवानी चंद्र दास, कार्तिक चंद्र सरकार, संजय चंद्र घोष, उत्तम चंद्र मंडल, राजेश दास, स्वपन कुमार विश्वास, हरधन रॉय, अजीत सरकार, कुछ नाम है ये। न जाने कितने हिंदुओं की बांग्लादेश में हत्या हो चुकी है,
लेकिन इन हिंदुओं की बात करने वाला कोई नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के मुद्दे पर ऑल आइज ऑन राफा लिख देते हैं, पैलेस्टीन वाला बैग भी उठाकर निकल जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या पर ऑल आइज ऑन बांग्लादेश कोई नहीं लिखता। इसी देश में बहुत सारे लोग अमेरिका की ब्लैक लाइव्स मैटर मुहिम को भी अपना समर्थन देते हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदू लाइव्स मैटर की कोई बात नहीं करता। जबकि हिंदू लाइव्स मैटर कोई नारा नहीं है, तो उन लाखों हिंदुओं की वो हकीकत है जिनकी पीढ़ी को या तो अनदेखा, उनके पीड़ा को माफ कीजिएगा अनदेखा किया जाता है या जानबूझकर सामान्य बना दिया जाता है। दुनिया के बहुत सारे देशों में जब किसी अल्पसंख्यक वर्ग पर अत्याचार होता है तो वो मानवाधिकारों का बड़ा मुद्दा बन जाता है, लेकिन इसी दौरान हम तो आपके सामने दिखा रहे हैं तस्वीरें, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इन देशों में जब किसी हिंदू को निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है, पीटा जाता है, पीट पीट कर मारा जाता है, जलाया जाता है, भगाया जाता है, तो उसे स्थानीय तनाव, दो पक्षों का विवाद कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। और इसीलिए आज सवाल यह नहीं है कि हिंदुओं की जान दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है या नहीं, बल्कि आज सवाल यह है कि क्या हिंदुओं की जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं। पिछले 1.5 सालों से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग के बाद उनकी लाशों पर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन ना तो इस पर संयुक्त राष्ट्र जागता है, ना वैश्विक मानवाधिकार संगठनों की आत्मा विचलित होती है, ना ही खुद को सेक्युलर कहने वाले देश हिंदू लाइव्स मैटर की एक बार भी बात तक छेड़ते हैं। आज हम यही कहना चाहते हैं कि हिंदुओं की जान उतनी ही कीमती है जितनी किसी और की। अगर धर्म मजहब के नाम पर किसी को टारगेट किया जाता है तो इस पर एक समान आवाज उठनी चाहिए, सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं, सबके लिए बराबरी से। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को अगर दिन दहाड़े बीच सड़क पर पेड़ से लटकाकर जलाया जा रहा है तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों हिंदुओं की सुरक्षा का मामला है जिनकी जान की कोई कीमत नहीं समझी। ये वो पेड़ है मेमन सिंह में जहाँ पर उसका दीपुदास को लाया गया था और यहाँ जला दिया गया था। इसी पेड़ से दीपुदास को बांधा गया था। ऊपर की पत्तियां जली दिखाई दे रही हैं, नीचे के अवशेष साफ कर दिए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो ढाका पुलिस है और इसी के साथ जो वोकला पुलिस है, वोलुका पुलिस, उसकी डिटेक्टिव ब्रांच आई थी जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और यहाँ तमाम सारे लोग थे, शाम का समय था, दुकानें खुली थी, लेकिन अब कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। और इसी पेड़ के नीचे दीपुदास को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया और जला दिया गया। ये पायनियर नेटवर्क्स है। हम इस समय मेमन सिंह में हैं और ये वालुका का इलाका है, सबसे वोलेटाइल और हार्ड लाइनर्स का गढ़ है जहां मैं पहुंचा हूं। और यहीं पर वो तस्वीरें आपने देखी थी जहां पर दीपुदास काम करता था। भीड़ निकलती है, दरवाजा खींचते, उसको बाहर निकाला जाता है। दीपुदास के साथ जो मॉब लिंचिंग हुई है उसको लेकर के बांग्लादेश के हिंदुओं में भी न सिर्फ आक्रोश है बल्कि डर भी है। इसलिए हम जब ढाकेश्वरी मंदिर में आए हैं तो दीपुदास के लिए इंसाफ की मांग करने के लिए उसके पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। और कई सारे इलाकों में बांग्लादेश में भी दरअसल इसको लेकर के काफी रोष है। पूरी दुनिया में इस कदर का रोष है कि कैसे झुंड हमलावर हो जाता है, मॉब हमलावर हो जाता है और उसके बाद चरमपंथी एक अल्पसंख्यक को उसकी फैक्ट्री से घसीट लाते हैं। हालांकि इस मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये उठ रहा है कि 1.5 साल पहले हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई हिंसा का दौर बांग्लादेश में आखिर कब थमेगा। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 30 लाख हिंदू रहते हैं, जिन्हें इस वक्त निंदा की नहीं मदद की जरूरत है। कड़ी निंदा कर देने से कुछ नहीं होगा, लोगों को उनका साथ चाहिए। भारत सरकार इन हिंदुओं की मदद के लिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार से अपील तो कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह की कट्टरपंथी ताकतों ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को इस वक्त हाईजैक कर लिया है, उस सरकार से उम्मीद करना बेईमानी है कि वो हिंदुओं को बचाएगा। यह हालात तभी बदल सकते हैं जब पूरी दुनिया इसका संज्ञान ले, जब संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश की सरकार पर अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए दबाव बनाए, मुंह तो खोले, जब अमेरिका पश्चिमी देश बांग्लादेश की सरकार से कड़वे सवाल पूछे, जब इन अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए दुनिया भर के हिंदू एकजुट हों। पूरी दुनिया में 121 करोड़ हिंदू रहते हैं, 121 करोड़, जिनमें 1% हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं, जबकि 99% हिंदू दुनिया के बाकी देशों में रहते हैं। अगर ये 99% हिंदू बांग्लादेश के 1% अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं तो स्थिति को बदला जा सकता है।
लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब बांग्लादेश से हिंदू पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। दुनिया को इसका अफसोस तक शायद नहीं होगा। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं #हिंदू लाइव्स मैटर। अब आपको भारत के पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं और ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों की राजनीति के लिए क्या क्या हो रहा है। आज पश्चिम बंगाल से 3 ऐसी खबरें आई हैं जो भारत को एक राष्ट्र के तौर पर सावधान भी करती हैं और ये भी बताती हैं कि भारत में कैसे धार्मिक कट्टरवाद को हवा दी जा रही है। इनमें पहली बार पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर से आई है तस्वीरें, जहां एक स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित था और इस आयोजित कार्यक्रम में इसलिए विवाद हो गया क्योंकि एक लोकप्रिय बंगाली गायिका लग्नजीत चक्रवर्ती अपनी प्रस्तुति के दौरान जागो मां दुर्गा नाम का गीत गाना चाहती थी। ये पश्चिम बंगाल का वो भक्ति गीत है जिसमें मां दुर्गा को अन्याय से जूझते लोगों की रक्षा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और ये गीत पश्चिम बंगाल की संस्कृति का हिस्सा रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम में टीएमसी के स्थानीय नेता महबूब मलिक, जिनकी तस्वीर अब आप देख रहे हैं, इन्होंने इस गीत को गाने का विरोध कर दिया। मंच पर जाकर इस गायिका से यह कहा कि वो इस कार्यक्रम में सिर्फ सेक्युलर गीत गाएं। अगर उन्होंने सेक्युलर गीत नहीं गाए तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, धमकाया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महबूब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की तरह हिंदू देवी देवताओं के गीत गाने पर पाबंदी लग गई है? सोचिए, ये पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। The seventh song that had finished performing, मैंने जो 7वां गाना गाया था उसका नाम जागोमा था। ये गाना फिल्म देवी चौधरानी का है जो इसी पूजा में रिलीज हुई है। मैंने इस फिल्म में ये गाना गाया है, तो ये 7वां गाना था और गाना खत्म होने के बाद मैं दर्शकों से बात कर रही थी, बिल्कुल सामान्य बातचीत। and I was talking to the audience, just, you know, generally. अगला गाना शुरू होने से पहले मेरे हाथ में माइक्रोफोन था क्योंकि मैं बोल रही थी। Talking and I had the microphone in my hand. अचानक मैंने देखा कि एक आदमी स्टेज की ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। This man came running towards the stage. महबूब मलिक। उसका नाम महबूब मलिक था। वो चलता हुआ नहीं बल्कि दौड़ता हुआ स्टेज पर आया। He came running towards the stage. And कुछ ही सेकंड में वो स्टेज पर पहुंच गया और वो बिल्कुल मेरे सामने था। and he was here. And वो मुझे मारना चाहता था। basically wanted to मुझे याद है कि 2-3 लोग I उसे मुझसे remember दूर खींचने लगे। people kind of pulling him away from me. जब उसे समझ में आ गया कि वो मुझे मार नहीं सकता क्योंकि लोग उसे पकड़कर खींच रहे हैं, तब उसने चिल्लाकर कहा, बहुत हुआ जागोमा, तुम्हारा जागोमा बहुत हो गया, अब कुछ सेकुलर गाना गाओ। Shouted saying, অনেক জাগোমা হয়েছে, এবার একটু সেকুলার গা, which means enough of জাগোমা, enough with your জাগোমা, now sing something secular. पश्चिम बंगाल से दूसरी खबर हुमायूं कबीर को लेकर आई है, जो बाबरी मस्जिद के सहारे पश्चिम बंगाल की राजनीति में किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो उस पर भी इस सप्ताह का अपडेट देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के 16 दिन बाद हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाने का आज ऐलान कर दिया है। इस पार्टी का नाम है जनता उन्नयन पार्टी। अब हुमायूं कबीर ने भी देखा कि मैंने जैसे ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की तो 6 करोड़ रुपए आ गए। लाखों की भीड़ वहां पर पहुंच रही है जुम्मे की नमाज के लिए। ऐसे में वो समझ गए कि उनको भारी समर्थन मिल रहा है, अपनी पार्टी ही बना ली। उन्नयन का मतलब विकास और सशक्तिकरण से होता है और हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में कम से कम 100 सीटें जीतेगी, जिनमें 70 सीटें ऐसी होंगी जिन पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक है, 30 सीटें ऐसी होंगी जिन पर हिंदू मतदाता निर्णायक है। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा है कि वो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, जिनमें एक सीट का नाम है रेजीनगर और दूसरी सीट का नाम है बेलडांगा। बेलडांगा वही सीट है जहां बाबरी मस्जिद बनाने के लिए नींव रखी गई है। हालांकि अभी बस ईंट पत्थर पहुंचे हैं और पैसा पहुंचा है। सोचने वाली बात यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में बाबरी मस्जिद के विवाद पर अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले के बाद यह विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया था। लेकिन हुमायूं कबीर ने सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, चुनाव है इसलिए, मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और अब वो इस बाबरी मस्जिद के सहारे अपने पॉलिटिकल स्टार्टअप को कामयाब बनाना चाहते हैं। समर्थन भी मिल रहा है भाई, लाखों लोग उनके कहने पर पहुंच रहे हैं, ईंट लेके, पैसे लेकर, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा दे रहे हैं। कुल 6 करोड़ पहुंच गया है हुमायूं कबीर के पास। सोचिए, इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में खुलकर वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव आप? मैं चाहिए आम जनता चाहिए तो मैं पूरा सीट में ही उम्मीदवार खड़ा। 294 सीटों पर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं आपको टारगेट लगता था। है पूरा आपका जो रीच है सब जगह तक पहुंच पाएगी? हाँ जरूर, सब लोगों को। वो हुगली धनेखाली से असीमा पात्र, वो ममता बनर्जी को खास आदमी, उनको विधानसभा से मैं काल से 4 बार फोन किया। किसी लोग बोले धनेखाली में उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, तो बोले ठीक है भाई, सोच रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब हो सकता है 294 पर भी खड़ा करें आप? हाँ, कोई मेरा के लिए कोई गठबंधन हो के 294 में लड़ सकता नहीं, क्यों नहीं आएगी तो मैं अकेला ही 294 में मेरा पार्टी का उम्मीदवार खड़ा कर। कहां से आई है इतनी हिम्मत, कहां से आ रहा है ये जोश, कहां से आ रही है इतनी ताकत? दरअसल जो लोगों का हुजूम हर शुक्रवार को वहां पर पहुंच रहा है, जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर ईंट पत्थर लिए, पैसे लिए लोग पहुंच रहे हैं और यहीं से हुमायूं कबीर अपनी नई ताकत निकाल रहे हैं। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद को मुद्दा बनाकर मुस्लिम वोटों को बांट भी रहे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आम मुसलमानों के असंतोष को मुद्दा भी बना रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और लेफ्ट पार्टियों से भी गठबंधन कर सकती है। हालांकि अभी तक ओवैसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, ना उनकी पार्टी ने। पश्चिम बंगाल में जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब मुसलमानों के 80% वोट, 80% वोट्स ममता बनर्जी को मिले थे, और यही वजह है कि इस बार हुमायूं कबीर की पार्टी ने टीएमसी को परेशान कर दिया है। स्थिति यह हो गई है कि मुर्शिदाबाद से ही टीएमसी के एक विधायक जाकिर हुसैन ने अपनी विधायक निधि से चुनाव के बाद भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर और मुसलमानों के लिए एक मस्जिद बनवाने का ऐलान किया है। सुनिए। ভোট নিয়ে আমি রাজনীতি ধর্ম নিয়ে করতে চাই না, কিন্তু অনেকেই চাই যে একটা ভালো মসজিদ হোক, একটা ভালো মন্দির হোক। তো আমরা চাইছি যে ভোটের পরে হবে, আগে ট্রাস্টি তৈরি হয়ে যাবে ভোটের আগে, ভোটের পরে আমরা সরকারের আইন মেনে, যেমন পঞ্চায়েতের পারমিশন, যেমন পঞ্চায়েত সমিতির পারমিশন, কনভেনশন এবং জেলা পরিষদের পারমিশন নিয়ে আমরা কাজটা নামব। কেন আমরা আইনের বাইরে নয়, আইনের ভিতরে থেকে কাজ করি। और आपको पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का वो बयान सुनवाते हैं, नया बयान है, जिसमें उसने ये कहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान को अल्लाह की मदद मिली थी, अल्लाह की मदद से ही पाकिस्तान इस युद्ध में विजयी रहा था। नया नया एंगल लाते हैं साहब। देखिए, एक तो झूठ, ऊपर से उस झूठ में अल्लाह को लाना, ये मुनीर ही कर सकता है। अब ये तो सब जानते हैं कि इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी, लेकिन आज हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं। आसिम मुनीर का कहना है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ अल्लाह ने पाकिस्तान को मदद भेजी थी। लेकिन सोचिए, जितने मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, लगभग उतने ही मुसलमान भारत में भी रहते हैं। पाकिस्तान में 23 करोड़ मुसलमान रहते हैं और भारत में 21 करोड़ मुसलमान रहते हैं। आज सवाल यह है कि आसिम मुनीर को यह कैसे पता चला कि अल्लाह पाकिस्तान के 23 करोड़ मुसलमानों के साथ है और भारत के 21 करोड़ मुसलमानों के साथ अल्लाह नहीं है। इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन भारत ने कभी इस तरह के मामलों में धर्म को हथियार नहीं बनाया, जबकि पाकिस्तान के नेता से लेकर आर्मी जनरल तक अल्लाह के नाम पर अपनी जनता को बेवकूफ बनाते हैं, और आज भी यही हो रहा है। अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिस पर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि हमारी नजर में यह खबर बहुत बड़ी है। यह खबर अरावली की उन पहाड़ियों के बारे में है जिनकी नई परिभाषा को लेकर विवाद हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इस परिभाषा से अरावली की पहाड़ियों में खनन करना आसान हो जाएगा। भविष्य में अरावली के पहाड़ पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। आज राजस्थान के अलग अलग शहरों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और यह ऐलान हुआ कि 24 दिसंबर से इसके खिलाफ एक जन यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार इस मामले में सभी आरोपों से इनकार कर रही है। उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस परिभाषा को स्वीकार किया है उसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि यह पूरा विवाद हो क्यों रहा है। तो इस विवाद की जड़ में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन को रोकने के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। देखिए, यह विषय सिर्फ एक राज्य, सिर्फ कुछ लोगों का या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं है। यह मुद्दा हमसे, आपसे, हमारी आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, और आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी अगर आज हमने अपनी आंखें बंद कर ली। इसीलिए अदालत का कहना यह था कि अभी अरावली की पहाड़ियों को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। सभी राज्य अपने हिसाब से यह तय करते हैं कि वो किस पहाड़ को पहाड़ मानेंगे,
और किस पहाड़ पर खनन शुरू कर देंगे, खनन करने की इजाजत दे देंगे। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए केंद्र पर्यावरण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने जिन सिफारिशों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया, उन्हीं पर अब विवाद हो रहा है। अब ये सिफारिशें कौन सी थी वो देखिए। इनमें यह लिखा है कि अगर किसी एक या उससे ज्यादा पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो ऐसे मामलों में 500 मीटर के पूरे इलाके को अरावली रेंज माना जाएगा। मतलब 100 मीटर से ऊपर है एक पहाड़ तो आसपास के 500 मीटर को अरावली का पहाड़ माना जाएगा। उदाहरण के लिए हम आपको दिखा रहे हैं पॉइंट ए, जहां पर कोई पहाड़ है उसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो ऐसे मामले में उसके आसपास जितना जो 500 मीटर है वो अरावली रेंज का पहाड़ माना जाएगा और वहां किसी भी प्रकार के खनन की इजाजत, माइनिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर पॉइंट ए से कुछ दूर एक और पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो उसके भी 500 मीटर के दायरे को अरावली रेंज में गिना जाएगा और वहां इस पूरे इलाके में खनन को रोकना सरकार का काम होगा। अब इन सिफारिशों को जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें स्वीकार कर लिया और यह कहा कि जो पहाड़ इस परिभाषा के हिसाब से अरावली रेंज में नहीं आएंगे वहां सस्टेनेबल माइनिंग हो सकेगी। सस्टेनेबल माइनिंग एक ऐसी खनन प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें खनिज निकालते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इससे पर्यावरण, पानी, जंगल, लोगों की जिंदगी को स्थायी नुकसान ना पहुंचे, परमानेंट डैमेज ना। अब जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया तो बहुत सारे लोग और खासकर युवा इससे नाराज हो गए। उनका कहना है कि इस नई परिभाषा के कारण बहुत सारे अरावली के पहाड़ों को पहाड़ ही नहीं माना जाएगा। अरावली रेंज में बेहिसाब खनन अब शुरू हो जाएगा। इन लोगों का यह भी कहना है, जो आप देख रहे हैं लोग प्रदर्शन में निकले, कि इस नई परिभाषा की वजह से अरावली के 90% पहाड़ खत्म हो जाएंगे क्योंकि इन पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा नहीं है। अब यह बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। अक्टूबर 2024 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि राजस्थान के कुल 15 जिलों में अरावली के 12,081 पहाड़ हैं, 12,081 माउंटेन्स, जिसमें से सिर्फ 1,048 यानी 8.7% पहाड़ी ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अकेले राजस्थान में अरावली के 90% से ज्यादा पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है। 90% पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है और अब नई परिभाषा के कारण ये सारे पहाड़ खतरे में आ सकते हैं। इसी बात को देखते हुए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में एक सुझाव दिया था और वो सुझाव ये था कि 100 मीटर की जगह 30 मीटर या उससे ऊंचे ऐसे छोटे पहाड़ों पर खनन की इजाजत नहीं देनी चाहिए जिनकी ढलान 4.57 डिग्री या उससे ज्यादा हो। अब इस सुझाव में तो 30 मीटर ऊंचे अरावली पहाड़ों को पहाड़ मानने की बात कही गई थी, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों में इसे 100 मीटर कर दिया गया और आज इसी को लेकर विवाद है। हालांकि यहां एक कंफ्यूजन भी है, जहां विरोध करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इस परिभाषा से 90% अरावली के पहाड़ अपने पहाड़ होने का दर्जा खो देंगे, तो वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि इस परिभाषा से 90% पहाड़ हमेशा के लिए संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, उन्हें कोई छू नहीं पाएगा। असल में सरकार की दलील क्या है? सरकार की दलील यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब तक गलत समझा गया। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जो पहाड़ 100 मीटर ऊंचे नहीं होंगे उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा, जबकि ये सच नहीं है। सरकार का कहना है कि 100 मीटर की ऊंचाई सिर्फ पहाड़ों की पहचान के लिए रखी गई है और असली परिभाषा यह है कि अगर कोई पहाड़ 100 मीटर से ऊंचा है तो उसके आसपास 500 मीटर के इलाके को अपने आप ही संरक्षित मान लिया जाएगा। इसके अलावा अगर इस 500 मीटर के इलाके में एक और पहाड़ आता है तो उसकी ऊंचाई भी 100 मीटर से अधिक होती है, तो उसके भी 500 मीटर के इलाके को अरावली रेंज माना जाएगा। और इस तरह जो छोटे पहाड़ हैं और जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, वो अपने आप बड़े पहाड़ों के दायरे में आने से संरक्षित हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि एक भी अगर वहां पर 100 मीटर की हाइट का है तो आसपास के छोटे पहाड़ भी संरक्षित हो जाएंगे 500 मीटर के अंदर।
हालांकि सरकार के स्पष्टीकरण के बाद भी बड़ा सवाल यही है कि जब अरावली के पहाड़ों में ज्यादातर पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, तो ऐसे में ये कैसे स्पष्ट होगा कि कौन से पहाड़ पहाड़ रहेंगे, कौन से पहाड़ खनन के हवाले कर दिए जाएंगे। और अवैध खनन हमेशा से हमारे देश में ऐसा चैलेंज रहा है कि एक बार रास्ता खोल दिया जाता है तो लोग चोर रास्ते खोज खोज कर इन पहाड़ों को नोचने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी होगी, किसकी जवाबदेही होगी, कौन मॉनिटरिंग करेगा, बहुत सारे सवाल हैं। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं, क्योंकि आज इस मुद्दे को गंभीरता से देखने की जरूरत है। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों से हम नजरें कैसे मिलाएंगे अगर यहां पर कुछ गड़बड़ हो जाता है। अरावली की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो अरावली के पहाड़ गुजरात के पालनपुर से शुरू होते हैं। यहां पर देखिए, एक बार थोड़ा सा ये कीजिए, गुजरात के पालनपुर यहां से शुरू होते हैं और राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाते हैं सीधा। जूम इन कीजिए एक बार। हाँ, तो ये पूरा रास्ता, इस पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई है 692 किलोमीटर्स। जो आप देख रहे हैं यहां पर गुजरात से शुरू होता हुआ राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली पहुंचता हुआ। बड़ी बात यह है कि इनमें 550 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला अकेले राजस्थान में आती है। सबसे ज्यादा आप देख रहे होंगे राजस्थान में 550 किलोमीटर, खेत ब्रह्मा से लेकर खेतरी तक, जो कुल पर्वत श्रृंखला का 80% होता है। यानी अरावली के 80% पहाड़ अकेले राजस्थान में है। और अभी अरावली के पहाड़ों की जो नई परिभाषा तय हुई है, जो राजस्थान में आज से नहीं बल्कि साल 2006 से लागू है, यह भी समझना पड़ेगा। नई चीज बस ये हुई है कि इस परिभाषा को गुजरात, हरियाणा, दिल्ली के लिए भी अब लागू कर दिया गया है। और यहां आपको इस नक्शे को भी देखना होगा। असल में राजस्थान में उदयपुर के पास जो अरावली के पहाड़ है, ये देखिए, गुजरात में जो हम आपको दिखा रहे हैं, और राजस्थान में दक्षिण पश्चिम भाग में पहाड़ों की ऊंचाई 1000 मीटर तक है। एक एक करके सभी राज्यों का देखते हैं। उदयपुर के पास जो अरावली के पहाड़ है, उनकी ऊंचाई तो अच्छी खासी है, लेकिन बाद में जब ये पर्वत श्रृंखला हरियाणा पहुंचती है, जब ये दिल्ली की तरफ बढ़ती है, तो इनकी ऊंचाई बहुत कम रह जाती है। उदाहरण के लिए उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में अरावली के बहुत कम पहाड़ ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा होगी। और ऐसे में खतरा यह है कि ये पहाड़ अरावली रेंज से बाहर हो सकते हैं, इनका खनन शुरू हो सकता है। हालांकि सरकार इस पर सफाई दे रही है और उनका कहना है कि दिल्ली में ऐसा कोई भी खनन नहीं होगा। अब यहाँ 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल, खनन माफियाओं की नजर अरावली के पहाड़ों पर क्यों रहती है, तो आप ये भी समझिए। दूसरा, अरावली के पहाड़ उत्तर भारत की इकोलॉजी के लिए जरूरी क्यों है। तीसरा, अगर ये पहाड़ भविष्य में खत्म हो गए तो इसका उत्तर भारत के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो इनमें पहले सवाल का जवाब यह है कि अरावली चट्टानों में खनिजों का, मिनरल्स का विशाल भंडार है, मतलब पैसा ही पैसा अवैध खनन करने वालों के लिए। केंद्र सरकार के मुताबिक अरावली की चट्टानों में 81 तरह के खनिज हो सकते हैं, जिनमें 57 खनिजों को आज भी निकाला जा रहा है। इनमें जिंक, सीसा, चांदी, कैडमियम, संगमरमर के साथ ग्रेनाइट का पत्थर भी निकाला जाता है। आज अगर आप अपने घरों में ग्रेनाइट का पत्थर लगवाते हैं तो ये पत्थर अरावली के पहाड़ों से ही खनन करके निकाला जाता है। और राजस्थान की सरकार को अरावली की पहाड़ियों का खनन करने से हर साल 4,500 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि सबकी नजर अरावली की पहाड़ियों पर क्यों रहती है। सरकार तो छोड़िए, अवैध माफिया भ्रष्टाचार के दम पर अरावली की पहाड़ियों का खूब सीना खोदते हैं, हमारी पहाड़ियों को खूब नोचते हैं और निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के लिए अरावली के सीना छलनी किया जाता है। आज भी बहुत सारे लोगों को डर है कि सरकार ने इसी खनन के लिए अरावली के पहाड़ों की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया है, तो अवैध खनन करने वाले और भी तेजी से इन्हें लूटेंगे। यहां बड़ी बात यह है कि अरावली के पहाड़ उत्तर भारत की इकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर अरावली के पहाड़ खत्म हो गए तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके का विस्तार हो सकता है और ये रेगिस्तानी आपके शहर तक ये रेगिस्तान पहुंच सकता है। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियां मानसून के बादलों को धीरे धीरे पूर्व की ओर मोड़ती हैं, जिससे मानसून उप हिमालय क्षेत्र तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर ये पहाड़ नहीं रहे तो ये पैटर्न भी प्रभावित होगा। इसी तरह मां गंगा और मां यमुना का रिवर बेल्ट सुरक्षित रहता है, तो इसका कारण भी अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियां मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पश्चिमी हवाओं को रोकती हैं। यही पहाड़ियां थार रेगिस्तान से उठने वाली जो रेत है, धूल है, उसको भी उत्तर भारत में फैलने तक काफी हद तक
फैलने से रोकती हैं। यही पहाड़ियां भारी मात्रा में पानी को जमा करती हैं, उसे धीरे धीरे छोड़ती हैं, चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों को जीवन देती हैं। इसीलिए अगर ये पहाड़ियां नहीं रही, पूरा उत्तर भारत परेशानी में घिर जाएगा। कैसे, वो भी समझिए। सबसे पहले तो वायु प्रदूषण खतरनाक हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरावली रेगिस्तान की धूल को रोकती है। पहाड़ कटे, धूल सीधे दिल्ली एनसीआर पहुंच जाएगी। इसके अलावा अरावली के पहाड़ खत्म होने से दिल्ली एनसीआर का धूल का खुला मैदान बन जाएगा। बिना रोक टोक रेगिस्तान की धूल शहरों में घुसेगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से उपजाऊ जमीन रेगिस्तान बन सकती है, क्योंकि अरावली पूर्वी राजस्थान और गंगा के मैदानी इलाकों को रेगिस्तान बनने से बचाती है। 2017 की रिपोर्ट है कि अरावली में खाली जगह बनने से रेगिस्तान फैलने का खतरा बढ़ रहा है और उसमें झीलें जो है और तालाब है वो भी सूख सकते हैं। इसीलिए क्योंकि जंगल कटे, पहाड़ टूटे तो बारिश कम होगी, पानी जमीन में नहीं जाएगा, झीलें सूखेंगी। इससे किसी भी प्रभावित अगर आप देखें तो कई तरहों से वो किसान भी होंगे, खेती करना मुश्किल हो जाएगा, उड़ती रेत से खेत बंजर हो जाएंगे। इसी तरह अरावली गर्म हवाओं को रोकती है, उसके बिना हीट वेव, तापमान दोनों बढ़ेंगे और भयंकर गर्मी से लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे शहरों में परेशान होंगे। इससे आप ये भी समझिए कि अभी वैसे ही तापमान कहां पहुंच रहा है, 48 डिग्री तक, और अगर और भी तापमान में इजाफा होगा तो हम लोगों के लिए कितनी मुश्किलें हैं। इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि अरावली के पहाड़ भारत के लिए कितने जरूरी हैं। इन्हें खनन के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। हम तो ये कहेंगे कि अगर इन पहाड़ियों की हत्या हुई तो उसके लिए आने वाली पीढ़ियां हमें कभी भी माफ नहीं करेंगी। आखिर कब तक हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे बोलेंगे पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों तापमान 48 डिग्री के पार जा रहा है, पता नहीं क्यों शहरों में बारिश इस तरह से हो रही है, पता नहीं क्यों रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है। वजह है आखिर क्यों जल प्रलय और ऐसे हम देख रहे हैं तापमान में इजाफे के साथ ग्लोबल वार्मिंग और उसी के साथ जो उत्तराखंड पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ऐसी बर्बादी होती है। सबकी वजह है अगर हम पेड़ों को काटेंगे, पहाड़ों को नोचेंगे तो उसकी परिस्थितियां ऐसी बनती चली जाएंगी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीना मुश्किल होगा। यहां हमें यह भी कहना चाहते हैं कि अरावली की पहाड़ियों का खनन करना, इन पहाड़ियों का सीना खोदना बिल्कुल देश के खिलाफ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन पहाड़ियों के खत्म होने से भारत के अस्तित्व पर खतरा आएगा और उत्तर भारत के इलाकों में जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो ये देशद्रोह क्यों नहीं है। अरावली के पहाड़ियों का इतिहास भारत देश के इतिहास से भी पुराना माना जाता है। अरावली की पहाड़ियों की उम्र 250 करोड़ साल पुरानी है, 250 करोड़ साल। और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी। अरावली तब बनी जब धरती नई नई थी। इसका निर्माण पृथ्वी के शुरुआती दौर में हुआ। उस वक्त धरती की प्लेटें टकराने से पहाड़ बने और यही पहाड़ अरावली के पहाड़ कहलाए। पहले अरावली बहुत विशाल थी, लेकिन बाद में ये पहाड़ घिसते चले गए। हवा, पानी समय से धीरे धीरे काट दिया। अब खनन माफिया से अरावली के पहाड़ों को खतरा है, बड़ा खतरा है। ये खनन माफिया निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों, रोड़ी, बजरी के लिए अरावली के पहाड़ों में खनन करते हैं। माना जाता है कि खनन की वजह से अरावली के पहाड़ों का 40% इलाका पहले ही सिकुड़ चुका है। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में खनन पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद राज्य सरकार ने गली निकाली कि 100 मीटर या उससे छोटी पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा और ये अरावली के बाहर का इलाका मानते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खनन की इजाजत दी गई है। कितनी गहराई तक ये खनन हो रहा है, अलवर में कितनी ऊंची ये पहाड़ी रही होगी जिसे खान माफियाओं ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बड़े बड़े क्रेशर यहाँ पर लगे हुए हैं। भूपेंद्र यादव कहते हैं कि 100 मीटर के या उसके ऊपर के पहाड़ी को अरावली माना जाएगा, मगर यहाँ तो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया है। ये जो इतना गड्ढा खोदा हुआ है, पानी तक निकल गया है नीचे। पानी तो बरसात का आ रहा है। ये बरसात का पानी निकल रहा है इतना? ना गांव को, ये पानी गांव का पानी आ रहा है। वो तो गांव को जो बरसात का पानी है ना वो बढ़ जाए। इतना नीचे लीज खोलने का है? वो तो साहब से बात करो साहब।
साहब कहाँ मिलेंगे? अब साहब तो पता नहीं कहाँ मिलेंगे, तो हम तो कहा यहाँ नौकरी करते हैं साहब। आप कब से हो? मैं तो ये 1.5-2 साल से हूँ। 1.5-2 साल से चल रही है माइन। हाँ, इतनी ऊंची पहाड़ी खोद डाला, ये सरकार का तो मिली भगत होगी अधिकारियों की। अधिकारी से मिल के ही तो एक बात खोदो, एक बात बगैर अधिकारी के मिले खोदो ही पहाड़। सारा पहाड़ अफसरों से मिल के चला है। बड़ी फैक्ट्री वाले खोदते हैं। हाँ, बड़ी फैक्ट्री वाला, जिनका बड़ेड़ा कारखाना चल रहा है, वो खोद खोद के सटेटा पहाड़ को खागा, पानी तक निकाल दिया। कोई ये वन विभाग की जमीन है, तो वन विभाग वाले भी नहीं देखने आए थे। वन विभाग वाला पैसा ले लिया, माइनिंग वाला ले लिया, पुलिस अफसर ले लिया पैसा। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हिजाब हटाने के एक मामले पर जबरदस्त बवाल हुआ। इसको महिलाओं की अस्मिता से जोड़ा गया और हम भी ये मानते हैं कि ये गलत था, इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये अमानवीय है। इस मामले में नीतीश कुमार का पूरे देश में विरोध हुआ। कई राजनेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए नीतीश कुमार को बहुत कुछ भला बुरा कहा। राजनीति चमकाने के इस दौर में और इस दौड़ में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी 2 कदम आगे निकले। उन्होंने इस घटना से जुड़ी मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत को खास ऑफर दिया। उनका कहना है कि नुसरत अगर चाहे तो झारखंड आ सकती हैं। यहां की सरकार उन्हें 3 लाख रुपए महीने पर नौकरी देगी, मनचाही पोस्टिंग देगी, सरकारी घर देगी, पूरा मान सम्मान देगी। राज्य सरकार का ऑफर है कि डॉक्टर नुसरत झारखंड की वर्ल्ड क्लास मेडिकल सेवाओं से जुड़े और पूरे आत्मसम्मान से वहां पर काम करें। आज हम झारखंड की वर्ल्ड क्लास मेडिकल सेवाओं का उदाहरण दिखाएंगे, जिस पर शायद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की नजर पड़ी ही नहीं। अब साहब को पॉलिटिक्स से फुर्सत मिले तब तो। चाईबासा से आई एक तस्वीर आज सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस व्यक्ति के हाथ में जो प्लास्टिक का थैला है, उसमें 4 महीने के बच्चे का शव रखा हुआ है। आदिवासी परिवार के उस बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी। उसके पिता उसे लेकर चाईबासा के सदर अस्पताल गए थे, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। अपने बच्चे की मौत को परिवार ने सह लिया, लेकिन उसके शव की दुर्दशा देखकर पिता का दिल बैठ गया। विश्व स्तरीय मेडिकल सेवाओं की अमानवीयता देखिए कि इस बच्चे के शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई। पिता से कहा गया कि वो अपने जुगाड़ से बच्चे का शव घर ले जाएं। बच्चे के पिता ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, ना रसूख था, ना किसी दूसरे विपक्षी नेता के साथ कोई बड़ी तस्वीर थी जिसके बलबूते उनकी जिंदगी या उनके अब दुनिया में नहीं रहने वाले बच्चे की जिंदगी की कोई कीमत, उनके शव की कीमत लगी। कोई सेटिंग भी नहीं थी, इसलिए मदद नहीं मिली। मजबूर पिता ने थक हार कर अपने बच्चे के शव को एक प्लास्टिक के बैग में रखा। इस आदिवासी व्यक्ति के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बस से घर जा सके। सारा पैसा उन्होंने इलाज में खर्च कर दिया था। गनीमत ये थी कि अस्पताल में कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने चंदा जुटाकर उन्हें दिया और फिर वो बस से अपने घर जा सके। अब आप खुद देखिए और खुद सोचिए कि इस वक्त किसको मदद की ज्यादा जरूरत है। इस मजबूर पिता को, जिसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो अपने बच्चे का शव कैसे घर तक ले जाए, या फिर उस डॉक्टर को जो अपनी शिक्षा के दम पर कहीं भी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकती है। सवाल पॉलिटिक्स का है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से मदद किसे मिलनी चाहिए? उस आदिवासी व्यक्ति को जिनको सही मेडिकल सेवाएं नहीं मिल पाई, या फिर उस डॉक्टर को जिसको फिलहाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मामला हिजाब से जुड़ा है, या नेताजी के एजेंडे से जुड़ा है, सीधा कहते हैं। अफसोस यह है कि हमारे देश में हिजाब के मुद्दे पर राजनीति चमकाने के लिए 3 लाख रुपए दिए जा सकते हैं, लेकिन एक निर्धन आदिवासी परिवार के बच्चे का शव उनके घर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। भारत में नागरिकों से डायरेक्ट टैक्स भी लिया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी, यानी आप कमाई पर भी टैक्स देते हैं और सेवा या सामान खरीदने पर भी टैक्स चुकाते हैं। माना तो यही जाता है कि सरकारें जब टैक्स वसूलती हैं तो वो नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देती हैं। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता? बेंगलुरु के एक वायरल वीडियो ने हमें इस मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। टैक्स देने के मामले में बेंगलुरु देश का 3रा शहर है और वहां के हालात क्या है आप इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक छोटा सा बच्चा बेंगलुरु के फुटपाथ पर चल रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे का हर कदम खतरे से खाली नहीं है। वो बड़ी ही सावधानी से गड्ढों और टूटे फूटे फुटपाथ पर बच कर चलने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो केलेब फ्रीजन नाम के एक विदेशी व्यक्ति ने ट्विटर पर शेयर किया है।
उसने भारत की सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु के फुटपाथ की असलियत दिखाई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि फुटपाथ पर एक बैरिकेड गिरा हुआ है। फुटपाथ एक नाले पर बना है जिसकी सीमेंटेड टाइल्स टूटी हुई है। इसके नीचे गहरा गड्ढा और नाला दिख रहा है। बीच फुटपाथ पर पेड़ भी है जिसकी वजह से फुटपाथ पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। सिर्फ यही नहीं, आसपास के लोगों ने फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लिया है जिससे बच्चे को आगे जाने के लिए सड़क पर आना पड़ता है। इस वीडियो ने बेंगलुरु के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के दावे का सच दिखाया है। इसके जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि एक हाईटेक भारतीय शहर में फुटपाथ की हालत क्या है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि उनके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है। इधर शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने अपने मरीज को बुरी तरह से पीटा। मरीज ने उनसे बस इतना कहा था कि तू तड़ाक करके बात मत कीजिए, वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने परिवार से करते। इसी बात पर डॉक्टर साहब को गुस्सा आया। अपने साथियों के साथ मिलकर मरीज को बहुत मारा। बेड पर पड़े मरीज का इलाज करने के बजाय आईजीएमसी के इस डॉक्टर ने मरीज को मार मारकर बेहाल कर दिया। इस वीडियो में आरोपी डॉक्टर राघव अपने मरीज अर्जुन को पीटते हुए नजर आए। अर्जुन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उनको एंडोस्कोपी करवानी थी। डॉक्टर राघव अपने मरीज से लगातार तू तड़ाक करके बात कर रहे थे। इस पर मरीज ने उनसे सलीके से बात करने की गुजारिश कर दी। इस सलाह से डॉक्टर साहब को इतना गुस्सा आ गया और उन्होंने मरीज को पीट दिया। मैंने कहा मैं आपसे तहजीब से बात कर रहा हूँ, ये तू क्या होता है, तू करके बात करे डॉक्टर साहब। भारत में सालाना 1100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। इसकी तुलना में यूएई में मात्र 100 मिलीमीटर बारिश होती है। कम बारिश की वजह से यूएई का करीब 80 से 90% क्षेत्र रेतीला है। लेकिन यूएई की राजधानी अबू धाबी और दुबई में पिछले 2 दिनों में इतनी बारिश हुई है, शहर डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें अगर भारत की होती तो शायद हैरानी नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश ही इतनी होती है कि ड्रेनेज सिस्टम अक्सर फेल हो जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें दुबई और अबू धाबी की हैं। इन विश्व स्तरीय शहरों में हुई बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया है। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है